कभी सोचा है कि सरकारें हों या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां ये हजारों लोगों को एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम पर कैसे लगाती हैं? आज हम उसी विशाल ऑर्गेनाइजेशनल मशीन के हर एक पुर्जे को समझने वाले हैं। वही मशीन जिसने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। हाँ, तो यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना हर बड़े संगठन को करना ही पड़ता है। और इसका जवाब हमें दिया मैक्स वेबर और हेनरी फ्योल जैसे महान विचारकों ने। असल में उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल मशीन का पूरा खाका, पूरा नक्शा ही तैयार कर दिया, एक ऐसी मशीन जो बड़े से बड़े पैमाने पर भी व्यवस्था और कुशलता ला सके। तो इस मशीन को बनाने के लिए ना 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। चलिए एक एक करके इन चारों स्तंभों को समझते हैं। यही वो 4 पिलर्स हैं जो किसी भी बड़े संगठन में अनुशासन और काम करने की क्षमता की, आप कह सकते हैं, गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर मशीन को एक ब्लूप्रिंट की जरूरत तो होती ही है ना? और एडमिनिस्ट्रेशन में उसी ब्लूप्रिंट को कहते हैं पदानुक्रम या हायरार्की। इसे ना एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। बहुत आसान है। जो भी ऑर्डर्स हैं, जो अथॉरिटी है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और जो जवाबदेही है, मतलब अकाउंटेबिलिटी, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इससे होता यह है कि सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है कि भाई कौन किसे रिपोर्ट करेगा और असल में किसके पास कितनी पावर है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। जरा सोचिए, अगर राज्य स्तर पर जमीन सुधार की कोई पॉलिसी बनती है तो वो कैसे काम करती है? आदेश ऊपर चीफ सेक्रेटरी से चलता है, फिर डिविजनल कमिश्नर, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और ऐसे ही नीचे जाते जाते आखिर में उस पटवारी तक पहुंचता है जो जमीन पर असल काम कर रहा है। बस इसी को कहते हैं चेन ऑफ कमांड। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, इस स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा फायदा है, एकदम क्लियर कंट्रोल। अब मान लीजिए बाढ़ जैसी कोई इमरजेंसी आ जाए, तब तो ये सिस्टम बेस्ट है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। ये सिस्टम अक्सर बहुत धीमा और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब लाल फीताशाही बढ़ती है और फैसलों में खूब देरी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे जुड़ती है। देखो, ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया, लेकिन किसी भी मशीन को स्मूथली चलाने के लिए उसके कंट्रोल्स को फाइन ट्यून करना तो जरूरी है, राइट? और इसके लिए हमारे पास 2 सिद्धांत हैं। एक कर्मचारी, एक बॉस। हेनरी फ्योल का बस ये एक छोटा सा वाक्य हमारे पहले कंट्रोल मैकेनिज्म का, आप कह सकते हैं, पूरा सार है, और वो है आदेश की एकता, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब बहुत ही सीधा और सिंपल है। सोचिए, अगर किसी जिला ऑफिस में एक क्लर्क को 4 अलग अलग मैनेजर ऑर्डर देने लगें तो क्या होगा? वो तो बेचारा कंफ्यूज ही हो जाएगा कि किसकी सुने और किसकी नहीं। काम तो बिगड़ेगा ही। इसीलिए एक बॉस तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, जो अगला कंट्रोल है उसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, और ये ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल का जवाब देता है। सवाल ये है कि एक मैनेजर, एक बॉस, आखिर कितने लोगों को एक साथ असरदार तरीके से सुपरवाइज कर सकता है? देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। एक होता है नैरो स्पैन, मतलब कम लोग, शायद 3 से 5। ऐसा तब होता है जब काम बहुत जरूरी हो और मैनेजर को हर किसी पर पूरा ध्यान देना पड़े। और दूसरा होता है वाइड स्पैन, जहां एक मैनेजर 10 से 20 लोगों को भी संभाल सकता है। ऐसा तब होता है जब काम काफी हद तक रूटीन का हो। और इसका एकदम परफेक्ट उदाहरण हमें पुलिस फोर्स में देखने को मिलता है। जिले का जो एसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है। उसके अंडर बस कुछ ही डिप्टी एसपी होते हैं, क्योंकि फैसले बहुत बड़े और क्रिटिकल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक थाने का जो एसएचओ होता है, उसका स्पैन वाइड होता है। वो आराम से 15-20 कांस्टेबलों को मैनेज करता है, क्योंकि उनका ज़्यादातर काम रूटीन का होता है। तो अब तक हमारे पास मशीन का ढांचा है, उसके कंट्रोल्स भी हैं, लेकिन ये चलेगी कैसे? इसे चलाने के लिए एक इंजन भी तो चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंजन है प्रत्यायोजन, यानी डेलीगेशन। सीधी सी बात है, कोई भी लीडर हर काम खुद नहीं कर सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो डेलीगेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक सीनियर अधिकारी अपने कुछ काम और उसे करने की अथॉरिटी अपने जूनियर्स को सौंपता है। और ऐसा क्यों? ताकि संगठन के जो बड़े लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकें। अब इसमें ना 3 बहुत जरूरी चीजें होती हैं। पहला, आप काम सौंपते हैं, मतलब क्या करना है। दूसरा, उस काम को करने के लिए जरूरी पावर भी देते हैं, मतलब कैसे करना है। और तीसरा, आप उस जूनियर की जवाबदेही तय करते हैं।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि आखिरी जिम्मेदारी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उस सीनियर अधिकारी की ही बनी रहती है। इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एक जिला कलेक्टर, वो पूरे जिले को अकेले तो नहीं संभाल सकता ना, तो वो क्या करता है? वो लॉ एंड ऑर्डर का काम एक अफसर को सौंपता है, रेवेन्यू यानी राजस्व का काम दूसरे को, और इसी डेलीगेशन की वजह से ही पूरे जिले में काम तेजी से और असरदार तरीके से हो पाता है। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये जो चारों प्रिंसिपल्स हमने देखे, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल और डेलीगेशन, ये कोई अलग-अलग पुर्जे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ही मशीन के अलग-अलग गियर्स की तरह हैं, जिन्हें एक साथ एक तालमेल में काम करना ही पड़ता है। जरा सोच कर देखिए, अगर डेलीगेशन ना हो तो सारा काम टॉप पर ही अटक कर रह जाएगा। अगर यूनिटी ऑफ कमांड ना हो तो चारों तरफ सिर्फ कंफ्यूजन फैलेगा, और अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल सही ना हो तो मैनेजर या तो काम के बोझ तले दब जाएगा या फिर उसके पास कोई काम ही नहीं होगा। मतलब एक भी गियर खराब हुआ तो समझ लीजिए पूरी मशीन ठप। लेकिन आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल गई है, और आज की जो चुनौतियां हैं उनके लिए ये 100 साल पुरानी क्लासिकल मशीन अब थोड़ी धीमी, थोड़ी कठोर साबित हो रही है, और इसीलिए अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है। आजकल इन पुराने प्रिंसिपल्स को एकदम कड़ाई से लागू नहीं किया जाता। इनकी जगह अब नए आइडियाज ले रहे हैं, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन, ई-गवर्नेंस और टीम बेस्ड मैनेजमेंट। और ये नए तरीके संगठनों को पहले से कहीं ज्यादा लचीला, तेज और सहयोगी बना रहे हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आज के इस दौर में जहां रिमोट वर्क और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो सवाल ये है कि क्या हम बस उस पुरानी मशीन को ही अपग्रेड कर रहे हैं, या फिर हम एक बिल्कुल ही नई तरह की मशीन का आविष्कार करने की कगार पर हैं। ये एक सोचने वाली बात है।